हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं ये सिस्टम डिज़ाइन का प्लेलिस्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, तो मैं बहुत रॉ तरीके से इस वीडियो में बात करूँगा और बहुत रॉ तरीके से मैं सारी चीज़ों को समझाऊँगा। क्योंकि रॉ तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं और बहुत वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीचिंग और लर्निंग के बीच में कोई ना कोई बैरियर होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच में कोई बैरियर हो चीज़ों को समझने के लिए। तो बहुत रॉ लैंग्वेज में चीज़ों को समझेंगे। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं वहाँ पे पोस्ट डालते रहता हूँ और क्योंकि मैं सारे सबके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो डाल दूँ यहाँ पे कि बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और हालांकि क्योंकि मैंने भी खुद से पढ़ा है सिस्टम डिज़ाइन को, मैंने कोई यूट्यूब वीडियोस मैंने नहीं देखे, मैंने मोस्टली आर्टिकल्स बुक्स और से पढ़ा है, तो मुझे पता है कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आपको स्ट्रेट समझ में आ रहा है मतलब कि वो बहुत ईजी पार्ट है। जो मुश्किल पार्ट होता है, अगर अगर आप क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अगर आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वहीं पे आपका सॉल्यूशन छुपा हुआ है और इंटरव्यू में वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं और कोई भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ तो ट्राई करना कि ये सारी चीज़ों का आप नोट्स ज़रूर बनाना अपने पास, क्योंकि फ्यूचर में आपको रिवीजन के लिए वो बहुत ज़रूरी होगा और मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं अपने पास। तो इसके अलावा जो है, पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट कैसा होगा। और इससे पहले मेरा ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ कोई ना कोई सिस्टम डिज़ाइन को लेकर के, या फिर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे मैं ज़रूर अपडेट करूँगा मैं, तो आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक और चीज़ कि जब भी कोई भी क्वेश्चंस आए आप लोगों को, तो प्लीज़ आप वो क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर पोस्ट करना, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और मैं बाकी सबको ही बता रहा हूँ, अगर किसी ने कमेंट डाला भी है, अगर उसका कुछ कन्फ्यूजन्स है वहाँ पे, तो प्लीज़ अगर आपके पास सोल्यूशन है तो वहाँ पे आप उनको पोस्ट करके आप उसको चीज़ों को समझाओ, क्योंकि आप जितना चीज़ें समझाओगे आपका भी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इनफैक्ट अगर आप गलत भी चीज़ वहाँ पे डालते हो तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि वो गलत है या सही है। तो हेसिटेट मत करना बिल्कुल भी कि नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, इसके बीच में कन्फ्यूजन मत रखना अपने अंदर। जो भी चीज़ आता है आपके दिमाग में सिस्टम डिज़ाइन को लेकर के या फिर उस क्वेश्चंस को लेकर के, तो प्लीज़ आप उस कमेंट में ज़रूर पोस्ट करना और मैं उस पर रिप्लाई करूँगा सारे कमेंट्स का। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका रिप्लाई करूँगा मैं। इसके अलावा जो मैंने सिस्टम डिज़ाइन में मैंने दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहला है फंडामेंटल्स। ठीक है, पहले हम फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, जैसे मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज हो गया, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल हो गया, कैशे डिज़ाइन पैटर्न्स हो गए, डेटाबेस रेप्लिकेशंस हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटाबेस रेप्लिकेशंस, डेटाबेस शार्डिंग पार्टीशंस, मैसेज क्यू, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, सीडीएन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि आपको सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, आप बहुत ईजिली तरीके से सिस्टम बिल्ड कर लोगे। क्योंकि जब भी सिस्टम डिज़ाइन का इंटरव्यू होता है तो मोस्टली आप देखते हो कि वो आपसे ट्रेड ऑफ्स पूछते हैं या फिर डिज़ाइन डिसीजंस पूछते हैं कि आपने ये चीज़ क्यों चूज़ किया। तो वो जो आपने क्यों चूज़ किया और उसके जो ट्रेड ऑफ्स होते हैं वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप ये सारे फंडामेंटल्स आप पढ़ पाओगे, फंडामेंटल समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे डिज़ाइन करने के लिए तो वो सबसे वर्स्ट पार्ट है, आप उस पर प्लीज़ मत जंप करना। डायरेक्टली कोई भी आप डिज़ाइन सिस्टम मत पढ़ना जब तक आपके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे से क्लियर ना हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। और आप समझ भी लोगे तो भी अगर आपके पास क्रॉस क्वेश्चंस आ गए इंटरव्यू में तो आप आंसर सही से नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसको दो भाग में डिवाइड कर रखा है, एक फंडामेंटल्स हो गया और एक सिस्टम को डिज़ाइन करने का, जैसे ई कॉमर्स, लाइव मैच, ये सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन करूँगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे कैसे, और विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स ओनली। कुछ भी एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और मुझे पता है क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो ऑलरेडी वो गो थ्रू किया हुआ हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा वो सारी चीज़ें कवर करने का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए आपको। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सिस्टम बहुत ईजिली तरीके से बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको एक एक शो कर देता हूँ कि किस टाइप का आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। आप
ये ऊपर देखोगे तो मैंने फ्लिपकार्ट सेल फॉर पीक आवर्स मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, जो ये जो है मैंने पूरा सिस्टम मैंने बिल्ड किया हुआ है। अभी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन लग रहे होंगे कि भाई टू फेस कमिट क्या है, काफका ऑर्डर प्रोसेसिंग क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। और हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक ट्रेड ऑफ्स है और डिज़ाइन डिसीजंस हैं यहाँ पे सारे के सारे। ठीक है। इसके अलावा डेटा मॉडलिंग को लेकर के भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे मॉडल्स चूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे उसके बाद आप बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हो। तो ये है मेन चीज़ें। और प्लीज़ ट्राई करना, नोट्स आप ज़रूर लिखना, नोट्स आप ज़रूर बनाना, नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सोच के आप वीडियो देखना कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आप ये सोच के देखोगे कि नहीं मुझे तो ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप ये सोच के देखोगे कि मुझे तो ऑलरेडी पता है, तो नॉलेज आपको कभी नहीं मिलेगा। जब भी लर्निंग करते हैं तो हमेशा खाली दिमाग को लेकर के लर्निंग करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। उससे क्या होता है कि आपका, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा भी है ऑलरेडी, तो आपका ऑलरेडी उससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मोस्टली यही है सिस्टम डिज़ाइन का। बट मैं जाते जाते इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझा के जाऊँगा। फिर यार फिर उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं ऐसे ही मैं एंड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप थोड़ा सा चीज़ों के बारे में आप समझ जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। और ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये टर्म्स आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो आप इस टर्म्स का आप यूज़ करोगे प्रॉपरली, क्योंकि जब इन टर्म्स का आप यूज़ करोगे तभी आप साउंड वेल करोगे। अदरवाइज़ अगर इन सब टर्म्स का आप यूज़ नहीं करते हो तो वो साउंड नहीं करता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम डिज़ाइन को जानते हो। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बार बार जब भी मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझाऊंगा, तो उस समझाते टाइम में ये सारे टर्म्स का मैं यूज़ करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या स्केलेबल है कि नहीं सिस्टम, या थ्रूपुट कितना है हमारा। तो ये सारे टर्म्स को मैं यूज़ करूँगा। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये सारे टर्म्स। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका नोट्स ज़रूर बनाना, जो भी मैं इन सारे टर्म्स को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बार बार यूज़ करूँगा मैं समझाते टाइम, कॉन्सेप्ट बताते टाइम। तो पहले शुरू करते हैं स्केलेबिलिटी से। अब स्केलेबिलिटी, आपने सुना होगा कि स्केलेबिलिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सिस्टम स्केलेबल है या नहीं है, क्या कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ। स्केलेबिलिटी वो होती है कि जब भी आपका यूज़र, लेट्स सपोज करो कि मेरा एक सिस्टम है या फिर मेरा एक एप्लीकेशन है। अब मान लो कल को जाकर के उसके ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स आते हैं। ठीक है। जैसे अभी मान लो अभी आपके पास 10 यूज़र्स हैं। ठीक है। और कल जाकर के ये 20 यूज़र्स हो जाते हैं। ठीक है। क्या मेरा ये जो गैप है दोनों के बीच में, जो बाकी के जो 10 यूज़र्स आए हैं, क्या मेरा सिस्टम हैंडल कर पा रहा है ये सारे रिक्वेस्ट को या नहीं। ठीक है। अगर वो सिस्टम अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है, अगर मेरा यूज़र्स इंक्रीज़ होता है एज़ पर टाइम के हिसाब से पीरियोडिकली, तो क्या मेरा सिस्टम्स इन सारे यूज़र्स का रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स कि अगर वो सिस्टम, अगर वो सारे रिक्वेस्ट को अगर वो हैंडल कर पा रहा है, इट मीन्स कि मेरा सिस्टम जो है वो स्केलेबल है। बस थोड़े से माइनर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे और मुझे ज़्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस करना पड़ रहा है, इट मीन्स आपका सिस्टम स्केलेबल नहीं है। इट मीन्स आपने सिस्टम सही से डिज़ाइन नहीं किया है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि स्केलेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू ग्रो। अगर मेरा यूज़र्स ग्रो हो रहा है तो मेरा सिस्टम भी इसके साथ स्केल हो रहा है और सिस्टम वो सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है। सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है इन द बैकग्राउंड, अगर मैं कोई भी क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ, मान लो कि AWS यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा जो भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं या फिर डेटा बेसिस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मेरा रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और एक और चीज़, और यहाँ पे सिर्फ मैं यूज़र्स की बात नहीं करूँगा। मान लो कि यूज़र्स की रिक्वेस्ट बहुत कम है और उसकी वो यूज़र्स रिक्वेस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रही क्योंकि वो B2B माइट बी प्रोडक्ट है या कुछ ऐसा है। बट B2B सिस्टम अगर आप देखोगे या फिर B2B एप्लीकेशंस में आप देखोगे तो डेटा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा अगर डेटा ग्रो कर रहा है तो मेरा सिस्टम जो है उस डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो मुझे डेटाबेस कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि उस डेटा को भी हैंडल कर पाए। तो उस केस में मोस्टली जब डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो हम मोस्टली रेप्लिकेशंस या फिर शार्डिंग या पार्टीशंस, इसका कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं जब भी डेटाबेस के ऊपर स्केलेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इलास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक।
इसका मतलब ये है कि मान लो कि मेरा यूज़र्स इंक्रीज़ हो रहा है और सिस्टम उसको प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है। अब जब भी मेरा यूज़र्स कम हो गया कल को जाके मान लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिस्टम बहुत बड़ा है और मैं बेफालतू में कॉस्ट में पे कर रहा हूँ इंफ्रा वालों को। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इट्स मोस्टली लाइक कि आपने रबर देखा होगा, जब रबर को आप खींचते हो तो वो इलास्टिसिटी की तरफ बिहेव करता है, वो खिंचाता है एंड वो श्रिंक भी होता है उसके साथ। तो मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि चाहे मेरा यूज़र्स बढ़े या मेरा यूज़र्स कम हो, लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो हमेशा रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा सिस्टम फेल हो जाएगा या फिर क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जिस वजह से भी इस सारे यूज़र्स का रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ है, स्केलेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू एफिशिएंटली हैंडल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्कलोड बाय एडिंग और रिमूविंग रिसोर्सेज वाइल मेंटेनिंग द एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा यूज़र्स बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि मेरा यूज़र्स बढ़ रहा है और 10 से 20 हो गया और मेरा डेटाबेस के ऊपर मान लो कि एक सेकेंड, मान लो कि अभी 10 के यूज़र्स हैं, ठीक है, 10 के रिक्वेस्ट आ रही है और कल को जाकर के ये हो जाती है 20 के रिक्वेस्ट, और ये सारी रिक्वेस्ट आ रही है डेटाबेस के ऊपर। मान लो कि कोई भी NoSQL ले लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो डेटाबेस है वो बाकी मेरा डेटाबेस सिर्फ वो 10 के रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर सकता है और बाकी जो 20 के रिक्वेस्ट है वो बैकग्राउंड में वेट कर रहा है इस 10 के रिक्वेस्ट का रिस्पांस आने का, जिस वजह से 20 के की जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब ओवरऑल। सो उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो मोस्टली जो इंटरव्यूअर होते हैं आपको हमेशा यही बोलेंगे कि भाई सिस्टम ऐसा बनाओ कि आपका सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए। और स्केलेबिलिटी का आप मतलब यहाँ पे समझ चुके हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है तो कमेंट्स में ज़रूर ऐड करना। तो क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन यही है कि चाहे मेरा यूज़र्स इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, मेरा सिस्टम जो है उसके परफॉर्मेंस या फिर यूज़र के रिस्पॉन्स टाइम के परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा सिस्टम थोड़े से या फिर थोड़े मोड़े चेंजेस करने से वो सारे यूज़र्स को हैंडल कर लेना चाहिए आराम से। तो ये होता है स्केलेबिलिटी। अब थ्रूपुट की बात करते हैं। थ्रूपुट ये होता है कि आइडियली थ्रूपुट उसको बोलते हैं कि थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क एज सिस्टम सक्सेसफुली कंप्लीट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब मेरा सिस्टम, मान लो कि मैंने एक पेमेंट सर्विस बनाया या फिर मेरा एक एप्लीकेशन कितना मैक्सिमम रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है एक अमाउंट ऑफ टाइम में, या फिर मैं अमाउंट ऑफ टाइम को कह लो आप, या फिर हर मिनट में कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है या फिर हर सेकंड में कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा आइडियली यहाँ पे बहुत थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम कितना रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है। बट जब मैं थ्रूपुट की बात करूँगा मैं, तो थ्रूपुट की बात करते हैं कि हमारे सर्विस जो है, ठीक है, सर्विस या फिर एपीआई का जो थ्रूपुट है वो कितना है। तो कोई आपको बताएगा कि यार थ्रूपुट जो है मेरा 12K पर सेकेंड है, पर सेकेंड। मतलब इस टाइप में, इस फॉर्म में मैं आपको जब भी डिस्कशन होगी तो इस फॉर्म में डिस्कशन होगी। इसका मतलब क्या है, 12K पर सेकेंड थ्रूपुट है। इसका मतलब ये है कि इतने रिक्वेस्ट मैं पर सेकेंड हैंडल कर रहा हूँ थ्रू मेरे सिस्टम के जो मेरा सिस्टम बना हुआ है, मतलब या फिर जो मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है। मतलब एप्लीकेशन और सिस्टम को आप सेम समझना। सिस्टम थोड़ा सा मोर टेक्निकल साउंड करता है क्योंकि ड्यू टू इंफ्रा उसमें एडेड होता है। जो भी EC2 इंस्टेंसेस होते हैं या डेटाबेस इंटीग्रेटेड होते हैं या फिर कोई भी हमने कैसे सिस्टम लगा रखा है या फिर हमने काफका लगा रखा है, उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि जो भी कितना उस सर्विस के ऊपर या फिर यूज़र्स की रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, थ्रूपुट कितना है मेरे उस पर्टिकुलर सर्विस पे। तो थ्रूपुट का मतलब है कि 12K पर सेकेंड थ्रूपुट है मेरा। तो ये बात आप याद रखना कि जब भी मैं डिस्कशन करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, मैं इंटरव्यू से पूछ सकता हूँ कि यार मेरा ठीक है 1 मिलियन यूज़र्स है, या फिर मुझे एक काम करो, मुझे बताओ कि डेटाबेस पे मेरा थ्रूपुट कितना रहेगा या फिर मेरे एप्लीकेशन सर्विस पे थ्रूपुट कितना रहेगा। उस हिसाब से मैं अपने सिस्टम को डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो ये आप समझ कर रखो। थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी रिक्वेस्ट पर सेकेंड रोटेट हो रही है या फिर एक पीरियोडिक टाइम में कितना रिक्वेस्ट सर्व कर पा रहा है मेरा सिस्टम के थ्रू।
ये होता है थ्रूपुट। इसके अलावा QPS होता है। QPS और QPS भी सेम ही होता है, मतलब कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना थ्रूपुट और QPS में। कोई QPS का मतलब होता है क्वेरीज पर सेकेंड। मान लो डेटाबेस के ऊपर मेरे पास कितना लोड आ रहा है, आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसे डिफाइन करते हो कि यार मेरे पास है ना जो लोड आ रहा है वो आ रहा है, मान लो ये मेरा डेटाबेस है, और इसके ऊपर मान लो ये मेरा क्लाइंट है, मान लो ये डेटाबेस को क्वेरी कर रहा है, ठीक है। ऐसे सीधा तो कभी क्वेरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये और भी बहुत सारी चीज़ें ऐडेड होती है। तो मान लो कितना क्वेरी पर सेकेंड, मतलब कितनी क्वेरीज आ रही है यूज़र के साइड से। तो मान लो कि मेरा आ रहा है यहाँ पे 10 QPS आ रहा है, 10 QPS 10K QPS आ रहा है मेरा। तो मतलब कि 10,000 यूज़र्स पर सेकेंड, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड और या फिर क्वेरीज पर सेकेंड डेटाबेस के ऊपर लोड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझना कि QPS का मतलब होता है कितनी क्वेरी आ रही है मेरे डेटाबेस के ऊपर, और थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितनी रिक्वेस्ट हम सर्व कर पा रहे हैं थ्रू सिस्टम, मतलब सिस्टम मेरा कितना लोड ले पा रहा है और डेटाबेस पे कितना लोड आ रहा है। ये दोनों डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना थ्रूपुट और QPS के बीच में। QPS का भी हम यूज़ करेंगे कि हम पूछेंगे कि भाई कितना हमारे सिस्टम के ऊपर कितना QPS है, उस हिसाब से हम पूलिंग डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से हम इसकी रेप्लिका सेट्स बनाएंगे, इस टाइप से हम डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को। तो क्वेरी पर सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी क्वेरीज हमारे डेटाबेस या हमारे एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कितनी क्वेरीज आ रही है और कितनी क्वेरीज को हम सर्व कर पा रहे हैं, दैट इज़ थ्रूपुट। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेटेंसी की बात कर लेते। लेटेंसी को यार आइडियली काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं लेटेंसी को लेकर के। लेटेंसी लोगों को लगता है कि मेरा जो API है वो लेट हो रहा है रिस्पांस टाइम देने में, या फिर काफ़ी टाइम ले रहा है मेरा API रिस्पांस देने में। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लेटेंसी का मतलब सीधा सीधा होता है रिस्पांस टाइम, कि API की रिस्पांस टाइम कितनी है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 100 ms, ठीक है, 100 ms मेरे रिस्पांस टाइम है, ठीक है। अब 100 ms रिस्पांस टाइम आप कैसे पता करोगे? जैसे कि अगर आप कोई भी APM टूल यूज़ करते हो, जैसे डेटाडॉग हो गया या फिर न्यूरेलिक हो गया, वहाँ पे आपको पता चल जाए कि आपकी जो API है एक्चुअली में कितना एवरेज रिस्पांस टाइम कितनी दे रही है। या फिर एवरेज रिस्पांस टाइम भी निकालते हैं कि मान लो कि 1 से लेकर के नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो आपकी एक एवरेज रिस्पांस टाइम आ जाएगी। तो मेरी कितनी जब यूज़र ने रिक्वेस्ट की और पूरा रोटेट होकर के, पूरा इंफ्रा से रोटेट होकर के कितने टाइम में उसको डेटा डिलीवर हुआ या फिर कितने टाइम में उसको रिस्पांस मिला, वो पूरे रोटेशन का जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं लेटेंसी। डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। रिस्पांस टाइम कितना हुआ है API के ऊपर उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंसी कितनी आई है उसके ऊपर। तो ये होता है। तो जब भी मैं लेटेंसी की बात करूँ तो ये मत समझना कि लेट हो रहा है, मतलब रिस्पांस टाइम की बात कर रहा हूँ, कितना रिस्पांस टाइम आ रहा है। कभी कभी आप देखते होगे कि एवरेज रिस्पांस टाइम भी होता है, या फिर मेरा एक सेकेंड रुक जाओ, या थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी चीज़ मिस हो जाए। तो एवरेज रिस्पांस टाइम होता है, या फिर आप कह लो कि P95 रिस्पांस टाइम होता है कि मेरा P95 पे कितना रिस्पांस टाइम आ रहा है। मतलब मान लो 200 ms आ रहा है, या फिर P99 पे मेरा रिस्पांस टाइम कितना आ रहा है, 300 ms आ रहा है। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा P95 या P99 क्या होता है, इसकी भी हम बाद में बात करेंगे हम लोग। बट अभी आप मोटा मोटा आप ये समझ लो कि लेटेंसी का मतलब होता है रिस्पांस टाइम कितना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आइडियली कभी भी किसी कंपनी में जब हम API डेवलप करते हैं, API बनाते हैं, तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि हमारी रिस्पांस टाइम हमेशा 100 ms से कम हो।
इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है इसका मतलब कि आपका आपका एपीआई सही से वर्क नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके एपीआई में लेटेंसी क्रिएट हो रहा है, मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लेटेंसी। अच्छा, अब अवेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैं अभी कैप थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैप थ्योरम क्योंकि कैप थ्योरम के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ पे जा कर के कैप थ्योरम के बारे में पढ़ लो। और मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ाने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी कैप थ्योरम के बारे में, बहुत सिंपल सा उसका ये फंडा है, कुछ भी उसके अंदर है नहीं ज़्यादा कुछ भी। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ कैप थ्योरम के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता देना, तो फिर उस हिसाब से मैं आपके लिए फिर बना के दे दूँगा। अच्छा, अवेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अवेबिलिटी क्या होता है कि हाउ मच टाइम सिस्टम अवेलेबल टू सर्व रिक्वेस्ट, मतलब कि मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है, और आपने उस वेबसाइट को बना करके आपने डिप्लॉय कर दिया। अब आप ये सोचो कि क्या वो कुछ भी, अगर उस एप्लीकेशन पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या मेरा सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं है मेरा उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम क्रैश नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि सिस्टम मेरा क्रैश हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो कि अगर मेरा एक अगर इंस्टेंस है और सिर्फ मेरा एक ही इंस्टेंस है, मान लो कि इंस्टेंस 1 हो गया, और मेरी सारी रिक्वेस्ट इसी के ऊपर आ रही है, मेरी सारी रिक्वेस्ट इसी के ऊपर आ रही है, और कुछ कारण से ये फेल हो जाता है, तो क्या होगा कि ये मेरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। और सिस्टम डाउन होने का मतलब है कि मेरा सिस्टम एक्चुअली अवेलेबल है ही नहीं कि उस सारे रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग रेप्लिका इंस्टेंस बनाते हैं कि अगर मेरा ये फेल हुआ, ये सिस्टम अगर मेरा फेल होता है, तो मेरा ये सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर ये फेल होता है तो ये सारी जो रिक्वेस्ट है वो रीड आउट होकर के इस पे आ जाए, इस वाले इंस्टेंस पे आ जाए, कि सारे रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर पाए। तो इसी को बोलते हैं अवेबिलिटी, कि मेरी सिस्टम कितना अवेलेबल है कि सारे यूज़र्स जो हैं अपनी रिक्वेस्ट उसको फुलफ़िल हो रही कि नहीं हो रही है। डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। अब जैसे S3, अगर मैं S3 की बात करूं जहाँ पे हम लोग फाइल्स और ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, तो S3 क्या बोलता है कि मेरी जो S3 की जो इंस्टेंसेस हैं वो 99.9% अप टाइम रहती है। 99% 99 अप टाइम रहती है, मतलब कि मेरा सिस्टम हाईली अवेलेबल है। मतलब हाईली अगर 99% आपका सिस्टम अवेलेबल, मतलब ये इसको हायर अवेबिलिटी बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल से 1 घंटे के आसपास डाउन टाइम आता है पूरे साल में, 365 डेज में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको हाईली अवेलेबल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखना, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे भी आपको, क्योंकि डिज़ाइन डिसीजंस में आपको क्वेश्चंस करेंगे कि ये सिस्टम हाईली अवेलेबल है या हाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं या फिर इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मेरा सिस्टम, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अगर कुछ भी इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा है, कंप्लीटली बंद हो गया। वो कितना अवेलेबल है, कितना परसेंट टाइम वो अवेलेबल है सिस्टम, तो ये मैटर करता है। अच्छा, अब रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है कि हाउ मच टाइम वी ट्रस्ट सिस्टम इफ फंक्शंस वर्किंग प्रॉपरली। अब रिलायबिलिटी भी यही होता है कि यार मैं क्या उस सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ मैं। मान लो कि आपका एक यूज़र सर्विस है और उसमें सारे यूज़र्स जो हैं लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमेशा वो अवेलेबल है, वो मतलब वो उस आप जब API भेज रहे हो, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट सर्व कर ले रहा है, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्स आपको सही से दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी उसको बोलते हैं कि आपका फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब कि आपने लॉगिन किया और उसके बाद उसको राउट हो जाना चाहिए था डैशबोर्ड पे, लेकिन वो डैशबोर्ड पे नहीं राउट हो करके वो राउट हो गया, शायद से सेटिंग पेज पे राउट हो गया या फिर कहीं और राउट हो गया। मतलब कि वो रिलायबल नहीं है सिस्टम। अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन रिलायबल नहीं है। जैसे मान लो कि मैं कैशे की बात करता हूँ, मोस्टली रिलायबिलिटी पे जब क्वेश्चंस आती है तो हम कैशे के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो कैशे जो है रिलायबल नहीं होता है, मतलब उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, कि जब भी हम रिलाई नहीं कर सकते कि कैशे में डेटा रहेगा ही रहेगा।
हो सकता है कि जब हम उस कैशे को रीस्टार्ट करेंगे तो वो सारा रिक्वेस्ट जो सारा जो डेटा हो वो लॉस हो जाए, और वो सारी रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं जा करके वो डेटाबेस पे जा रही है, तो रिलायबिलिटी उसकी बहुत कम है। तो इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी। तो अवेबिलिटी और रिलायबिलिटी में कंफ्यूज मत होना, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सिस्टम कितना फंक्शनली कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं, और अवेबिलिटी बोलते हैं कि आपका सिस्टम कितना अवेलेबल है, मतलब कि कितना अप टाइम है उसका पूरे 24 घंटे में या फिर 365 डेज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी क्या होता है कि हमेशा देखो, रिडंडेंसी दो चीज़ों में होता है। एक तो होता है इंफ्रासाइट। इंफ्रासाइट क्या हो गया कि मैं अगर कोई भी डेटा सेंड कर रहा हूँ मैं अपने डेटाबेस में, तो उस डेटा का मेरे पास कोई डुप्लीकेसी है कि मतलब मेरे पास उसका बैकअप है या नहीं है, कि कल को जाके ऐसा ना हो कि कुछ भी किसी ने हैक किया उस डेटाबेस को और वो पूरा पूरा, या फिर किसी ने गलत क्वेरी लगा दी और अब सारा का सारा डेटा ही डिलीट हो गया, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो हमेशा मेरे पास बैकअप, मतलब मान लो मैंने एक रेप्लिका सेट बना रखा है, या फिर मैं हर मिनट पे बैकअप्स एक स्टोर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कॉपीज़ रहे उस डेटा की। तो इसका मतलब कि मेरा जो सिस्टम है वो हाई रिडंडेंसी मेंटेन कर रहा है, मतलब हाई रिडंडेंट है। मतलब कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास डेटा है, उसकी कॉपीज़ है मेरे पास, मैं उसको एज अ प्राइमरी बना करके मैं उसको रिक्वेस्ट फुलफिल करूँगा मैं। तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी इंफ्रा साइड से। अब रिडंडेंसी एक और चीज़ में होता है, जैसे एसक्यूएल हो गया या नो एसक्यूएल होगा। रुक जाओ, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। ठीक है, अब मान लो एसक्यूएल में क्या होता है कि मान लो कि हमने ये लिखा कि हमने नो एसक्यूएल में हम क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि आईडी लिख दी, फिर इसके बाद मान लो आईडी 1 है, उसके बाद ऑर्डर आईडी लिख दी हमने। ठीक है, और ऑर्डर आईडी हमने लिख दिया 2 लिख दिया, राइट। एंड ऑथर मान लो टाइप क्या है, बुक, टाइप बुक हो गया, बुक हो गया। और फिर हमने ऑथर लिख दिया, ऑथर में मान लो मेरा नाम, नेम हो गया समथिंग, फ़ोन नंबर हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका, अगर मेरा एक और ऑर्डर क्रिएट होता है तो आप देखोगे कि ऑथर यहाँ पे भी मेंटेन कर रहे हैं और ऑथर यहाँ पे भी मेंटेन कर रहे हैं। अब कल को जाकर के मान लो कि उस ऑथर का नेम हमें चेंज करना है या फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो हमें इस फ़ोन नंबर को सारे जगह पे अपडेट करना पड़ेगा। हमें इस आईडी पे भी अपडेट, हमें इस ऑर्डर पे भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। हमें इस ऑर्डर पे भी हमें मेंटेन अपडेट करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा जो रिडंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस आएगा तो मुझे सारे डेटा में चेंजेस करना पड़ेगा, जो नो एसक्यूएल का प्रॉब्लम है ये चीज़। बट वही हम बात करें एसक्यूएल की, क्योंकि एसक्यूएल में हम लोग एंटिटीज़ मेंटेन करते हैं, हम लोग आईडीज़ मेंटेन करते हैं कि हमने एक ऑथर करके अलग से एक टेबल बना लिया, राइट। एक ऑथर करके हमने अलग से टेबल बना लिया और वहाँ पे हमने चेंज किया, हमने नेम डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया और एक आईडी डाल दी, राइट, वहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ऑथर आईडी की ज़रूरत है, ऑथर आईडी की ज़रूरत है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कभी भी। तो कभी भी जब हम ऑथर की डिटेल्स चेंज करेंगे तो हम ऑथर टेबल में चेंज करेंगे और वो हर जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पे, राइट। तो मेरा कितना रिडंडेंट है, तो रिडंडेंट का एक तो हो गया इंफ्रा साइड से कि हम लोग कितना डुप्लीकेट डेटा या फिर बैकअप्स हम मेंटेन कर रहे हैं, और नो एसक्यूएल में और एसक्यूएल में रिडंडेंसी क्या है डेटा की। इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो इसकी भी हम डिस्कशंस करेंगे प्रॉपर्ली। कंसिस्टेंसी हो जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका, मैंने अगर बैंक अकाउंट से अगर 200 रुपये निकाले हैं और उसी टाइम पे दूसरा यूज़र गया है उसी बैंक अकाउंट से, या फिर मैंने ट्रांसफ़र किया किसी को पैसे, और एट द सेम टाइम दूसरे यूज़र ने जब पैसा निकालने के लिए गया तो उसके पास वो पैसा जो मैंने ट्रांसफ़र किया है उसको उस टाइम पे वही पैसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब डेटा कभी भी स्टेल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर जस्टिन बीबर ने कोई पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं
वो सारे फॉलोअर्स को सेम पोस्ट दिखना चाहिए कि भाई लेटेस्ट पोस्ट यही है, अभी 1 सेकंड पहले ही डाला गया है। बट आइडियली क्या होता है कि इंस्टाग्राम हाईली अवेलेबल सिस्टम है, नॉट हाई कंसिस्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता है। तो जब भी जस्टिन बीबर कोई फ़ोटो डालता है तो आपके पास 5 मिनट या 10 मिनट लेट से आता है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत कम है। When data changes, every database, replicas, servers, users should eventually or immediately see the same value depending upon the consistency model। हम इसकी बात करेंगे कि कैसे जब हम डेटाबेस में, प्राइमरी डेटाबेस में अगर हम चेंजेस करते हैं तो रेप्लिका सेट्स में कितना टाइम लगता है उस डेटा को पहुंचने में, और कोई रीड करने की कोशिश करता है उस रेप्लिका सेट से तो उसको क्यों स्टेल डेटा दिखता है, इसकी हम बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ओवरऑल यही है कि जितना भी मेरा डेटा हो या फिर जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको सेम डेटा दिखना चाहिए, उसको कभी भी स्टेल डेटा नहीं दिखना चाहिए। स्टेल मतलब बासी डेटा नहीं दिखना चाहिए उसको। परसिस्टेंस हो गया, परसिस्टेंस का मतलब होता है कि डेटा कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन और प्रोसेस सर्वर रीस्टार्ट्स। कि कभी भी मान लो कि मेरा कोई डेटा, मैंने रिक्वेस्ट भेजा और वो डेटा, अगर उसने कुछ रिक्वेस्ट आई है या फिर कुछ डिलीट किया है या कुछ अपडेट किया है, और इन बिटवीन कुछ मान लो कि उसने कोई साइन अप किया उसने, और हमने क्या किया कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस के ऊपर हम वो रिक्वेस्ट नहीं ले जा करके हमने पहले क्या किया, कैशे पे हमने उस डेटा को स्टोर कर लिया। अब मान लो बाई चांस ये कैशे सिस्टम क्रैश हो जाता है और ये कैशे को रीस्टार्ट करना पड़ता है, क्या हमें वो डेटा वापस दिखेगा? नहीं दिखेगा कभी भी। इसका मतलब है कि मेरा डेटा परसिस्ट नहीं कर रहा है कैशे में परसिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस में अगर मैं डालता हूँ उस डेटा को, तो मेरा यहाँ पे परसिस्टेंस मेरा बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। नो लॉस नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पे भी मेरा डेटा हमेशा वहाँ पे कंसिस्टेंट और अवेलेबल रहेगा। बट कैशे पे हम रिलायबिलिटी इसलिए हमारा नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेटा का परसिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हो आप यहाँ पे कैसे हमने टर्म्स को यूज़ किया कि कैशे पे हमारा रिलायबिलिटी नहीं है, इसलिए मेरा डेटा जो है कैशे पे परसिस्ट कभी, मतलब मेरा डेटा जो है कैशे पे कभी भी परसिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम कैशे पे रिलायबिलिटी नहीं रख सकते हैं हम। समझो? तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको फॉर्म करना है इन सारे टर्म्स का यूज़ करके। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि वंस डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड इट शुड नेवर बी लॉस्ट इवन इफ द सिस्टम क्रैशेस इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। ड्यूरेबिलिटी का होता है कि अभी मैं जब आपको एसक्यूएल का डीप डाइव जब अब मैं आपको लेके जाऊँगा, तो क्या होता है कभी कभी हमारा डेटा जो हमने राइट किया है प्राइमरी में, कभी कभी वो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि ये मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, मैं कैशे की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डेटाबेस में भी डेटा लॉस होने का चांसेस होता है, बट मैं उसमें जब मैं कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊँगा इस चीज़ यहाँ पे, राइट, डेटाबेस आपका नो एसक्यूएल जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे हम डिस्कशन करेंगे कि ड्यूरेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट रखती है कि हमें कोई भी जब हम डेटा हम भेजते हैं तो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, वो कमिट होना चाहिए सारे जगह पे। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इवन इफ़ द सिस्टम क्रैशेस इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, कि रिक्वेस्ट चला गया उसके बाद सिस्टम क्रैश हो गया, ऐसा नहीं हो कि डेटा मेरा लॉस हो गया हो। जैसे काफका में जब आपने एक बार मैसेज भेज दिया तो वो कभी भी काफका को चाहे रिस्टार्ट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, वो मैसेज हमेशा वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं हो कि वो मैसेज वो लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी हमें मिलती है। जब भी हम काफका की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है वहाँ पे। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट, QPS, लेटेंसी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी। फॉल्ट टॉलरेंस वो होता है कि सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना है कि हमारा सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट हो, मतलब कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो ऐसा ना हो कि मेरा सिस्टम पूरा का पूरा बैठ जाए, मतलब हम उसको तुरंत हम रिक्वेस्ट जो है इस सर्वर में नहीं भेज करके हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को राउट कर दें। मतलब अगर ये फेल भी होता है तो मेरा ये जो है ये सिस्टम मेरा चल रहा है, मतलब ये मेरा सिस्टम जो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है ये फॉल्ट टॉलरेंट है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा मेरी रिक्वेस्ट आनी और रिस्पांस देना मेरा बंद नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया, परसिस्टेंस बता दिया। नोड्स की जब भी मैं बात करूँ, जब भी मैं नोड्स बोलूँ तो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ सर्वर की, ठीक है, सर्वर की ही बात कर रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं नोड बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग बाकी सब चीज़ जब कंसिस्टेंट हैशिंग पढ़ेंगे तब हम नोड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे हम लोग
कि नोड्स को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग। तो जब भी मैं नोड बोलूँ कि मेरा रिक्वेस्ट S1 नोड पे जा रहा है, मतलब कि S1 एक सर्वर है। SPF का मतलब होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब होता है कि अगर मेरे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आया तो ऐसा नहीं कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ही मेरा बैठ जाए। ये हमेशा जब भी आप सिस्टम डिज़ाइन करोगे तो हमेशा वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब कि पूरा सिस्टम नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरा कहीं पे क्रैश हो तो पूरा वेबसाइट ही मेरा बैठ जाएगी, कोई भी यूजर्स ही वहाँ पे एंटर ना कर पाए, समझ रहे हो? या फिर मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गया तो मेरा सिस्टम ही नहीं चल पा रहा है, सिस्टम बैठ गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा हमारा SPF प्रूफ होना चाहिए कि हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जब मैं बात करूँ तो मतलब माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द माइक्रो सर्विसेज ओनली, पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज हो जाता है कि हम सिर्फ माइक्रो सर्विसेज मतलब हम लोग सिर्फ इंस्टेंस की बात कर, मतलब कि मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स की बात करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स भी, मल्टीपल कैशेस भी, मल्टीपल डेटाबेस भी, मल्टीपल आपका मैसेज क्यू भी, मतलब जितने भी मल्टीपल्स, मतलब कि हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि टाइट कपल्ड है कि मतलब अगर बीच में से कोई भी, मान लो कि मैंने एक सिस्टम बनाया और यहाँ पे मेरा S1 सर्वर है और यहाँ पे मेरा S2 सर्वर है और यहाँ पे मेरा कैशे है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कैशे है और यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, ठीक है, और रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट यहाँ गई, फिर इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट यहाँ गई, ठीक है, और फिर इस तरीके से आपका रोटेट हो रहा है। अब मान लो गलती से मेरा ये फेल हो जाता है, ठीक है, गलती से मेरा फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मेरा सिस्टम बैठ जाएगा। ये रिक्वेस्ट यहाँ सीधा जाएगी डायरेक्टली, ये मेरा कैश है और ये डेटाबेस है, तो ये रिक्वेस्ट सीधा यहाँ जाएगी। तो मेरा SPF भी हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं हुआ इसमें कि अगर कैशे में कुछ प्रॉब्लम आता है। और मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप ये देख रहे हो तो ये डिफरेंट कंपोनेंट है, ये डिफरेंट कंपोनेंट है, ये डिफरेंट कंपोनेंट है, और हर एक कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली स्केल करोगे आप, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। माइक्रो सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो मेरा बस यही है आज के वीडियो के लिए। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और इन सारी चीज़ों का आप नोट्स लो प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।